नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा तरीन खबरों में हम बात करेंगे। सबसे पहले पंजाब की सियासत में और कांग्रेस में एक भूचाल आ गया है। 2.25 महीने पहले बनाए गए कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को उन्होंने एक चिट्ठी लिख के अपना इस्तीफा भेजा है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं किसी तरह का समझौता पंजाब के भविष्य के साथ नहीं कर सकता और जो व्यक्ति समझौता करके काम करता है वह आगे नहीं चल सकता। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में यह भी लिखा है कि मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। सिद्धू के इस अचानक दिए गए इस्तीफे की क्या है वजह? बताया तो ये जा रहा है कि 18 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए सिद्धू ने इस्तीफा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रियों के विभाग के बंटवारे और अफसरशाही में नियुक्तियां, इन सब चीज़ों को लेकर सिद्धू की नाराज़गी थी। दरअसल ये तो पटकथा तभी लिखी गई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा जब पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में हुआ तो सिद्धू चाहते थे कि मुख्यमंत्री वे बने, लेकिन हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। सिद्धू ने जैसे तैसे सामंजस्य बिठाया। अब इसके बाद सिद्धू चाहते थे गृह का विभाग मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास रखें, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्री बना दिया। सिद्धू इससे नाराज थे। आज दोपहर ही उन्हें गृह मंत्री का प्रभार दिया गया और सुबह प्रभार दिया गया, दोपहर को सिद्धू का इस्तीफा हो गया। इसके बाद एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, पंजाब पुलिस प्रमुख की नियुक्ति, इन सारी नियुक्तियों को लेकर सिद्धू नाराज थे। दरअसल सिद्धू पंजाब कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह चलाना चाहते थे। वे ये चाहते थे कि सरकार में और संगठन में दोनों में सिर्फ सिद्धू अपना ही होल्ड रखना चाहते थे, जो कि हो नहीं पा रहा था। इधर सिद्धू के इस्तीफे पर कई लोगों ने चुटकियां भी ली। आम आदमी पार्टी ने तो सीधा तंज कसा है सिद्धू पर कि सिद्धू एक दलित और गरीब व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देख नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब सिद्धू के इस्तीफे देने के पीछे क्या कहानी है, यह तो भविष्य के गर्भ में है और इससे कांग्रेस में और पंजाब की सियासत में किस तरह के घटनाक्रम और देखने। सिद्धू के इस्तीफे के पहले एक खबर आई, इसने भी सियासी भूचाल खड़ा किया था, राजनीतिक गलियारों को गर्म किया था। इस खबर ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने 10-12 दिन पहले इस्तीफा दिया, अमरिंदर सिंह की दिल्ली यात्रा। आज भी अचानक दिल्ली यात्रा पर हैं। इसमें कोई किसी भी तरह की कयासबाजी की बात नहीं। कयासबाजी की बात यहाँ से शुरू होती है। इस यात्रा में वे भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह से और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब एक तरफ तो केंद्र सरकार के बनाए हुए कृषि कानून भी चल रहे हैं और मुख्यमंत्री रहते कैप्टन अमरिंदर सिंह इन कानूनों की मुखालफत भी कर चुके हैं। क्या कृषि कानूनों के रहते पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भाजपा में जा सकते हैं या भाजपा इन्हें लेने के लिए कृषि कानून वापस लेगी? ये दोनों चीजें देखना दिलचस्प है। फिलहाल तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की यह यात्रा बहुत ही राजनीतिक गलियारों में गर्म बनी हुई है और उधर शिमला से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी दिल्ली लौट आए हैं। देखते हैं दिल्ली में पंजाब को लेकर किस तरह की सियासी हलचल होती है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली यात्रा, अमित शाह और जेपी नड्डा से होने वाली ये मुलाकात पंजाब में आने वाले चुनावों में क्या रंग लेकर आएगी। कन्हैया और जिग्नेश को पार्टी में शामिल कराने हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे राहुल गांधी। सिद्धू के इस्तीफे पर जब सवाल पूछा गया तो उठकर बिना बोले चले गए। दरअसल आज दो बड़े घटनाक्रम हुए तो तीन हैं। पहला सबसे बड़ा घटनाक्रम यह हुआ है जिसने कांग्रेस में हड़कंप मचा रखी है। सिद्धू ने पंजाब प्रधान की कुर्सी से इस्तीफा दिया है और दूसरी तरफ सीपीआई वामपंथी नेता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे जो लगाए गए थे उससे लाइमलाइट में आए कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी, कांग्रेस का दामन थामा। पहले खबर यह थी कि राहुल गांधी इनके साथ इनको साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन बाद में केसी वेणुगोपाल ने इन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। दरअसल
पंजाब में उठापटक हुई, इस्तीफा सिद्धू ने अध्यक्ष पद से दिया। इसको लेकर पूरी कांग्रेस में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। खैर, फिलहाल बात कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार 2019 का लोकसभा चुनाव बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर लड़े। वहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से ये 4,71,000 जैसे बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। 4,71,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हारे। दरअसल कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कराने की, कांग्रेस में शामिल कराने की पटकथा कांग्रेस के एक अल्पसंख्यक विधायक ने लिखी है। सीएए कानून का विरोध करके कन्हैया कुमार लाइमलाइट में आए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो नारे लगाए गए वो सारे देश ने सुने हैं। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी चुटकी ली है कि कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को शामिल कराने जा रही, जब शामिल नहीं कराया था उसके पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि जो भारत तेरे टुकड़े होंगे या और भी इस तरह के भारत विरोधी नारे और अफजल आतंकवादी के समर्थन के नारे में शामिल रहे हैं। कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह के लोगों को साथ लेकर चलने की रणनीति, राजनीति क्या रणनीति है। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि बिहार में कांग्रेस उन्हें अपना चेहरा बनाएगी या पूरे देश में उन्हें अपना चेहरा बनाएगी। कन्हैया कुमार कांग्रेस का चेहरा किस तरह से बनेंगे और कांग्रेस को क्या लाभ पहुंचा पाएंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में। कांग्रेस में क्यों आए हैं कन्हैया कुमार, या कांग्रेस ने उन्हें क्यों लिया है? दरअसल बिहार में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस के पास राज्य में कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में क्या वे कन्हैया कुमार में भविष्य का नेता देख रही है? क्या लेफ्ट से आने के बाद कन्हैया वह सब कर सकेंगे जो करना चाहते हैं? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ का नेतृत्व करने के बाद सुर्खियों में आए कन्हैया से कांग्रेस को क्या उम्मीदें हैं, उन पे यदि हम चर्चा करें तो सीपीआई में किसी के लिए भी कोई बड़ी संभावनाएं नहीं बची। ऐसे में कई युवा नेता अगर राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं तो उसे परेशानी होगी। गैर भाजपाई विचारधारा वाले तो उनके पास सिर्फ विकल्प कांग्रेस ही बचता है यदि वे किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाना चाहते हैं। कन्हैया के सूत्रों की माने तो कन्हैया का जो विचार रहा है वह किसी राष्ट्रीय पार्टी में ही जाने का रहा। वह किसी क्षेत्रीय दल में जाना नहीं चाहते थे। उधर बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी ने तेजस्वी को आगे कर रखा है। लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। ऐसे में जब सभी पार्टियों की और उधर जनता यूनाइटेड से नीतीश कुमार भी ये कह चुके हैं कि ये उनका अंतिम चुनाव है, तो वहाँ भी जाहिर है कोई युवा नेतृत्व आएगा। तो जब इस तरह के युवा नेतृत्व राजनीतिक दलों का नेतृत्व कर रहे हैं युवा चेहरे, तो कांग्रेस भी एक युवा चेहरे की तलाश में थी। हालांकि कन्हैया पिछला लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से हारे हैं और उनकी अपनी पार्टी सीपीआई फरवरी में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। पार्टी के पटना ऑफिस में कन्हैया ने 1 दिसंबर 2020 को कार्यालय सचिव इंदु भूषण वर्मा के साथ मारपीट की थी। उस समय हैदराबाद में सीपीआई नेशनल काउंसिल की बैठक चल रही थी। दरअसल ये बैठक बेगूसराय में होना थी। इसके लिए ही कन्हैया अपने समर्थकों के साथ पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। किसी कारण से बैठक स्थगित कर दी गई। इसकी सूचना न देने को लेकर कन्हैया नाराज बताए जा रहे थे। इस पर कन्हैया समर्थकों ने वर्मा के साथ बदसलूकी की थी। अब हैदराबाद में कन्हैया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय यहीं से कन्हैया का सीपीआई से मोह भंग हो गया था और यह मोह भंग सीपीआई से मोह भंग ही कांग्रेस के साथ मोह में बंधने का कारण बना है। तो अब देखना है कि इसमें कन्हैया को लाभ होता है या कांग्रेस को लाभ होता है। बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। 2022 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में आज तक जिन 60 सीटों पर भाजपा का कमल कभी नहीं खिला है, उन सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने एक प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने कुछ ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जिन सीटों पे ऐसी 78 सीटें हैं जिनमें 2017 में भाजपा और उनके सहयोगी नहीं जीत पाए और उन 78 में से 60 सीटें ऐसी हैं जिनमें से भाजपा कभी भी नहीं जीती है। इन सीटों को लेकर भाजपा रणनीति बना रही है। ये रणनीति के तीन स्तर पे ये रणनीति बनाई जा रही है, जो थोड़ी बहुत प्रयास से जीती जा सकती है, जहाँ अधिक प्रयास करना होगा, या जहाँ किस तरह की रणनीति बनाने से चुनाव जीत सकते हैं।
जाहिर है 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और अधिक से अभी 2017 के इससे पहले 2017 के चुनाव में भाजपा ने सहयोगियों के साथ मिलकर 300 से ऊपर सीटों का आंकड़ा छुआ था। अब इस तरफ एक बार इस चुनाव में भाजपा ने 350 पार, अब की बार 350 पार का नारा दिया है। तो ऐसी सीटें भाजपा को चयन करना बहुत ज़रूरी है और इनको कैटेगरी वाइज करके भाजपा प्लान तैयार कर रही है। चुनावी प्रबंधन और चुनाव में मेगा प्लान बनाने में भाजपा बहुत माहिर है, हमने पिछले कई चुनावों में भी देखा है। तो अब देखना यह है कि ये जैसे कि अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट है, आजमगढ़ की निज़ामाबाद, सीतापुर की सिधौली, रायबरेली की हरचंदपुर, लखनऊ की मोहनलालगंज, रायबरेली की रायबरेली सदर, कानपुर की सीसा मऊ, आजमगढ़ की आजमगढ़ सदर, प्रतापगढ़ की रामपुर खास, इटावा की जसवंत नगर, रायबरेली की ऊंचाहार, जौनपुर की मलहनी, आजमगढ़ की अतरौलिया, आजमगढ़ की ही मुबारकपुर सीट, आजमगढ़ की ही गोपालपुर सीट, जौनपुर की मलहनी सीट जो पहले रारी विधानसभा में थी, वहां भी बीजेपी का कमल कभी नहीं खिला है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की कुंडा बीजेपी की सीट 1993 के अलावा बीजेपी यहाँ कभी नहीं जीती है। तो इस तरह की सीटों पर बीजेपी अपनी रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है और अपने कद्दावर नेताओं को, प्रमुख नेताओं को उनकी जिम्मेदारी भी दी जा रही है। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का मेगा प्लान कितना कामयाब होगा, यह तो 2022 के चुनाव के नतीजे बताएंगे। बहरहाल भाजपा ने किसी भी तरह की कसर ना छोड़ने का ये जो प्लान है ये दिखाता है कि भाजपा इन सीटों को भी जीतना चाहती है जिन पर वो कभी नहीं जीत पाई है, और जिन सीटों को वो जीतती रही है उस पर तो उसका प्लान चल रहा है। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.